देखिए, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा। व्हाट इफ एनालिसिस। ये एनालिसिस करके देता है कुछ चीजें, कुछ पैरामीटर डाल देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें एनालिसिस करें। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे गोल सी, दूसरा है सॉल्वर, तीसरा है सिनेरियो मैनेजर, है ना। तो मोस्टली जो यूज होता है। हेलो। हाँ बोल। हाँ बोलो, कैसा कह रहा हूँ। अच्छा था, ठीक है। कितने लोगों ने इसका। अच्छा अच्छा। अच्छा। ठीक है, या इंजीनियर चाहिए 2-3 साल। ठीक है। है ना? correct। हम्म। चलो। बढ़िया। हम्म। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक। ठीक है ना। पर घर घर पहुंच के लगा। चलिए देखते हैं, गोल सिक्स से शुरू करते हैं आज। ये इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इसलिए उससे कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए गोल सिक्स जो है, in Microsoft Goal Seek is a feature that allows you to find a specific input value that will produce a desired result। हम क्या इनपुट वैल्यू रखें कि हमारे हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए, जो हम चाह रहे हैं वो रिजल्ट मिले। एक रिजल्ट अपन चाह रहे हैं कि ये रिजल्ट होना चाहिए, इनपुट वैल्यू क्या डालें जब हमें ये रिजल्ट मिले। ठीक है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू हैव अ टारगेट वैल्यू इन माइंड। जब आपके दिमाग में टारगेट वैल्यू है, मुझे इतना रेवेन्यू करना, इतना टर्नओवर करना है ना, या मैं इतनी किस्त दे सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे कितने साल का लोन रीपेमेंट कितने साल में करना पड़ेगा। और तो वैल्यू इन माइंड एंड वांट टू डिटरमाइन द इनपुट नेसेसरी टू अचीव दैट टारगेट। उस टारगेट को अचीव करने में आपको कितना इनपुट देना पड़ेगा, ये पता कर सकते हैं आप। हियर इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू यूज द गोल सी। या मैं कोई स्टेप लेके मैं प्रैक्टिकल करके बता दूं, या आप लोगों को कभी भूल जाओ तो यहाँ से रीड कर सकता स्टेप पूरी लिखे हुई है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ होम लोन की। ये देखिएगा, होम लोन है, 4 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का होम होम लोन लिया किसी ने, है ना। डाउन पेमेंट 15 लाख रुपए दिया उसने। लोन अमाउंट कितना हुआ, 25 लाख का हुआ उसका। अब उसके जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.25% रियल। अब उसने 15 साल में रीपेमेंट कर रहा है, 12 इंस्टॉलमेंट है मंथली हर साल। तो उसका जो ईएमआई है वो 25,729 रुपए आ रहा है। डज इट मेक सेंस? तो यदि मैं इस ईएमआई को कैसे निकालता हूँ पहले वो बताएं। है ना, एक पीएमटी फार्मूला है पेमेंट का। फाइनेंशियल्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फंक्शंस हैं, सॉरी। तो अपन, हाँ बेटा, ओके बेटा, नहीं क्या हुआ इनका, कर लेंगे। ठीक, कितने बजे बुलाया। ठीक है मैं तो ईएमआई के लिए पीएमटी करके एक फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। कैलकुलेट द पेमेंट फॉर ए लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड ए कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। पेमेंट और इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कैलकुलेट करता है कांस्टेंट पेमेंट को एक कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें मेरे पास 5 एट्रीब्यूट्स आते हैं। एक आता है रेट, दूसरा आता है एन पर, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और टाइम। ये दो ऑप्शनल है।
हमें तीन पे ही काम करना है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो मेरा 9.25%, क्योंकि मैं ईएमआई निकाल रहा हूँ। तो मुझे मंथली इंटरेस्ट रेट चाहिए, ये तो ईयरली लिखा। तो मैं मंथली को डिवाइड कर दूं 12 से, तो ईयरली हो गया कि नहीं हो गया? एक्चुअली ये शीट जो है ना वो मेरी दूसरे फॉर्मेट में है, मैं इसको A1C1 बना लेता हूँ। ठीक है, वो R1C1 फॉर्मेट में है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। ओके, तो यहाँ देखिएगा, पीएमटी, ये 9.25 डिवाइडेड बाय 12। आगे समझ में? अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 15 साल 12 इंस्टॉलमेंट, 15 × 12 होगा कि नहीं? 60, 15/12 180, ऐसा कुछ होगा, है ना? 15 × 12 इंस्टॉलमेंट हुई। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 25 लाख, है ना? कितना है भाई? आज लोन कितने का ले रहा हूँ? 25 लाख का ले रहा हूँ ना। 40 लाख का, 15 लाख तो डाउन पेमेंट कर रहा हूँ। ओके, इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला है, पर ये नेगेटिव वैल्यू देता है। नेगेटिव दे रहे हैं। अब नेगेटिव को पॉजिटिव करने के तरीका अपना देसी जुगाड़, आगे बाहर माइनस लगा दो, बस हो गया पॉजिटिव। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब मान लो ये जो भाई साहब है, इनका जो तो भी नाम हो, इनने साहब लोन ले लिया। अच्छी नौकरी थी, 70,000 रुपये तनख्वाह थी, महीने की किस्त दे पा रहे थे 25,000 रुपये। ले ऑफ हुआ, नौकरी चलेगी। अब दूसरी जगह नौकरी मिली इनको 40,000 रुपये महीने की। ले ऑफ है, जहां मिली वहां कर ली। अब 40,000 में 25,000 उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, ईएमआई। अब वो बैंक वालों के सामने गिड़ गया है कि साहब वो कैसे करूं, तो बैंक वाले कह रहे हैं, यार तुम ईएमआई कम करवा लो, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता है। हम माफ कर दें या इंटरेस्ट रेट कम कर दें, कुछ भी नहीं। बैंक वाले तो भैया यार वो तो कसाई है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, कितनी किस्त दे सकते? कहला मैं 20,000 तक की किस्त दे सकता हूँ, 20,000 में अपना घर चला लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बता देते हैं आपको कि भाई कितने इंस्टॉलमेंट, कितने, भाई रेट तो चेंज करेंगे नहीं, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से बढ़ने, जो ड्यूरेशन दिया है रीपेमेंट ईयर से, वो बढ़ जाएंगे। बड़े बढ़ेंगे क्या रीपेमेंट से? भाई किस्तें तो वही 12 ही रहने वाली है साल की, वो फिक्स है। पर जो 15 साल है वो बढ़ जाएगा, है ना? तो आपको बताता हूँ मैं, गोलसिक क्या कर गया इसमें। डेटा टेप पे व्हाट इफ एनालिसिस दिख रहा है, और इस पे आप जाएंगे, गोलसिक आया, टेलर सिनेरियो मैनेजर है गोलसिक है, डेटा टेप वाले। तो हमें गोलसिक की बात करना है। गोलसिक पे क्लिक किया, ये गोलसिक पे आया, तो ये पॉपअप विंडो दिया मुझे इसने एक छोटा सा, सेट सेल। किस सेल को सेट करना है? भाई इस वाली सेल को सेट करना है। ये जो जिसमें फार्मूला लगा, फंक्शन लगा है, हमेशा फार्मूले फंक्शन वाली सेल को ही सेट करना है ना। यहाँ जो जो जहां आपको चेंज करना है वहां फंक्शन से आना चाहिए वो वैल्यू। यदि वो वैल्यू कांस्टेंट है तो आप वो चेंज नहीं करेगा। भाई ये फंक्शन इधर से कहीं से आ रहा होगा ना, तब तो इधर की वैल्यू चेंज करेगा ना, 15 का कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा इस फॉर्मूले में, तब तो चेंज करेगा ना, नहीं तो कहां से करेगा? कांस्टेंट वैल्यू लिखोगे कहां से उठा के लाएगा, कहाँ चेंज करना है क्या पता। भाई पिछला लिंक होगा तब तो करेगा ना पीछे वाले को चेंज। व्हाट इट, और किस वैल्यू पे भैया? 20,000, 25,791 अभी। वो बोल रहा है कि मैं 20,000 तक कर सकता हूँ, तो बैंक मैनेजर ने ऐसे 20,000 डाल। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल के चेंज होना है? ड्यूरेशन, रीपेमेंट। भाई रीपेमेंट ऑफ ईयर्स के चेंज होने पे ना, यही तो चेंज करेगा, 15 साल के, 20, 25, जो भी करना होगा उसको। व्हाट इट, इस सेल के चेंज होने पे ये 20,000 हो जाए।
ठीक है, ये मैंने कर दिया। बाकी तो देखो 9.25% बैंक इसमें मुरब्बत करेगा नहीं, 25 लाख के लोन में कोई माफ करेगा नहीं। 12 तो 12 ही रहने वाले हैं साल की ईएमआई। तो चेंज क्या होने वाला है, यही होने वाला है। व्हाट माई पॉइंट। अब मैं ओके कर दूं, देखिए क्या किया। साला 5,000 रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट कम करी है। कितना, 23,000 कुछ था, कितना था, 25 था। 5,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट कम करी है, वो 15 साल का लोन 35 साल में जाकर रिपे। सोचो, और कितना अमाउंट लग जाएगा, कितना ज्यादा दे देगा वो, आप सोचो। 35 साल, 2 गुना 3 गुना 3 गुना पेमेंट कर चुका होगा। 75-80 लाख रुपए दे देगा, 25 लाख। तो लोन, ये दो डेफिनेशन। यदि इंग्लिश में लोन और हिंदी में तो इसको पलट दो, लोन को ना लो, है ना। हिंदी में पलट दो उसको, लोन को तो ना लो। अभी ले ऑफ इतने हो रहे हैं, जितने कंपनियों में आईटी सेक्टर में इधर काम कर रहे हैं, इन्होंने खर्चे बढ़ा लिए, ईएमआई बढ़ा ली। हमारे टाइम में, आपके पिताजी के टाइम में मैं बात करूं, और हमारे पिताजी के टाइम लोन होते नहीं। तो आदमी जमीन जैसे तैसे ले लेता था, फिर उस पे आधा मकान बना लेता था। मिट्टी मिट्टी का, जमीन कच्ची है, पैसा आए थोड़ा सा बना लिया, टप्पर डाल दी। फिर पैसा आए, छत डाल दी। फिर पैसा आए, फ्लोर लगा दिया, है ना। फिर पैसा आए तो प्लास्टर करवा लिया। और पैसा आए, पेंट करवा लिया। और पैसा आए तो फिर ऊपर की मंजिल बनाना चाहिए। ये होता, लोन नहीं हुई। आज आपकी यूथ जनरेशन में, जेन जी जो है, उसमें क्या हो रहा है, जॉब लगी, 6 महीने के अंदर फ्लैट ले लिया, ईएमआई, जीरो डाउन पेमेंट पे मिल रहा है। कार जीरो डाउन पेमेंट पे मिल रही है। ले लिया, 2 ईएमआई चढ़ गई। कार भी लेंगे तो एसी भी ले लेंगे, बड़ी वाली। अरे यार, काम चलाओ ले लो, वैगन आर ले लो, अल्टो ले लो यार। नहीं साहब, वो तो अगले ने ये लिए तो मैं भी वही लूंगा। 20-25 लाख की कार ले लेंगे, उसकी ईएमआई भी आएगी बढ़ के अच्छी, 30,000 25,000। मकान ले लिया, मकान की 45,000 50,000 ईएमआई हो गई। जहाँ ले ऑफ हुआ, जहाँ गड़बड़ाया मामला, डिप्रेशन में आए। ये हो, तो ये गोल सीख हमें मदद करता है कि हमारा टारगेट कुछ है, तो उसके हिसाब से किस कोई एक इनपुट में क्या चेंज हुआ, वो टारगेट, हम हमारा टारगेट तब भी करें। तो ये 35 साल का लोन हो जाएगा उसका। ठीक है, यदि ओके कर देंगे तो यहाँ इसको परमानेंट कर देगा, और यदि कैंसिल कर दूंगा तो पुरानी वैल्यू वापस रख देगा। व्हाट माई पॉइंट। ये गोल सीख का काम है। और देखते हैं गोल सीख में एक दो उदाहरण। यहाँ देखिएगा, यहाँ सैमसंग का रेवेन्यू आया 1.5 लाख, नोकिया का रेवेन्यू आया 2,40,000, ओप्पो का अभी कुछ भी नहीं बिका है, तो माल आया नहीं था, दुकान पे माल था नहीं, अब माल आया है। तो कंट्रीब्यूशन इन सबका है प्रॉफिट में, 20% इसका, 25 इसका, 15% इसका। अब वो बोलते हैं कि भाई ओप्पो जो आए हैं वो कितने के बेचना है। कि हमारा जो खर्चा है वो 1.5 लाख रुपए एक्सपेंसेस है टोटल सब मिला के, ओनर सैलरी भी मिला लो, तो वो मीट हो जाए 1.5 लाख। और अभी कितना हो रहा है, 90,000 हो रहा है इनका सम। तो 60,000 का डेफिसिट है। वो कहाँ से आएगा, कंट्रीब्यूशन से ही आएगा। अब नहीं तो आप यहाँ कैलकुलेटेड करते बैठोगे, बहुत टाइम लगे। तो आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा कुछ, वो इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ की वैल्यू रख देगा।
ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला तो मल्टीप्लीकेशन ही है ना इन दोनों का। टारगेट आपका ये है, इसको कितना करना है? 1.5 लाख करना है। 90,000 को क्या करना है आप? 1.5 लाख करना है। क्योंकि टोटल आपको 1.5 लाख कंट्रीब्यूशन मिले। तो आपने यहाँ सेल पे रखा, जिसमें टारगेट बनना है हमें, उस सेल पे रखना है। व्हाट इफ एनालिसिस पे गए, गोल सीक पे गए, ये वाली सेल दे ही देता है पकड़ के, इस सेल पे रखोगे। अब किसके चेंज होना है टू? अच्छा, इसको कितना करना है? इसको करना है साहब 1.5 लाख, 1,50,000। ठीक है। और किस सेल के चेंज होने? ये वाली सेल। ओपो की सेल कितनी का? बाकी तो बिक गया माल। अब ओप्पो आया था, वो ओप्पो बिकेगा। गॉट इट। अब ओके करता हूं मैं। तो ये बताता है साहब 4 लाख की सेल करना पड़ेगी ओप्पो की। कितनी? 4 लाख की। तब ये जा करके मुझे, मैं इसको एक बार कैंसिल कर दूंगा, सब बड़ा तो वो ले नहीं रहा पूरा फिगर। चलिए मैं फिगर यहीं से डाल देता हूँ उठा के, ये वाला टाइप ही करवाएगा ये। ठीक है। ऐसा। ठीक है। और किसके चेंज करने पे? इसके चेंज। ये 1.5 लाख मुझे 4 लाख की सेल करना पड़ेगी। तब जा करके 60,000 रुपये इससे बढ़ा, कमीशन जो भी प्रॉफिट, तब 1.5 लाख की सेल। समझ में आया वो इसी का कंसेप्ट? ठीक है। बहुत आसान है। या मार्क्स की बात कर, अभी अमित है, मैथ्स में 70 आए, इसमें 88 आए, साइंस में इतना आया। एवरेज इसके मार्क्स ये आए, यहाँ से यहाँ तक का सम किया, इसका एवरेज लिया है ना? ये एवरेज मार्क्स मुझे 85% चाहिए। 79 की जगह एवरेज कितना चाहिए? 85 चाहिए। या 85 लाऊंगा तो मेरा पर्टिकुलर जगह अमित का कहीं एडमिशन होगा। ठीक है ना? तो मुझे साइंस में कितने लाना चाहिए? अमित को साइंस में कितने लाना चाहिए? ठीक है। देखिएगा, मुझे ये इसको चेंज करना है। टारगेट तो मेरा यही है, इसको 85 करना, तो यही सेल रखूंगा। गोल सी, इसमें मैं डाल दूंगा 85। ओके। बाय चेंजिंग दिस। अभी साइंस का पेपर बचा है ना, ये 2 पेपर हो गए। 97 मार्क्स चाहिए साइंस में, उसको बहुत मेहनत करना। आउट ऑफ गॉट इट। इसमें आपके ऊपर हर एक का अलग अलग निकालना पड़ रहा है। एक बार गोल सीख में हम ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं होगा ये। हर एक का अलग अलग करना पड़ेगा। ये माथा बच्ची इसमें। अब इसके लिए इन्होंने सॉल्वर निकाला। सॉल्वर हालांकि है व्हाट इफ एनालिसिस वाले टूल, पर ये यहाँ नहीं दिखता। सिनेरियो मैनेजर पर बेकार है, सिनेरियो मैनेजर मैनेजर फेल हो गया है इनका, है ना? तो इन्होंने फिर निकाला सॉल्वर। सॉल्वर दिख रहा है यहाँ। यदि आपका एक्टिव ना हो सॉल्वर, एक्टिव है क्या आप किसी? तो आप फाइल मेन्यू पे जाएं, ऑप्शंस पे जाइए, और एडिंग्स पे जाएं, और इस पे मिलना चाहिए। नहीं, नहीं मिल रहा। देख, वो नेविगेशन हमारे दिमाग से भी उतर जाता है। ये उसी पे जाएंगे, एक्सेल पे, सॉल्वर एडिन, अनचेक होगा। इसको चेक कर दीजिए। देखिए एक बार और बता देता हूँ।
फाइल पे गए, ऑप्शंस पे जाइए और एडिंग्स पे जाना है। गए एडिंग्स पे, ये एडिंग्स, एडिंग्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक्सेल एडिंग्स मैनेजमेंट, इस पे गो पे क्लिक करें। एनालिसिस टूल पे गए, एनालिसिस टूल पे वीबीए, यूरो करेंसी टूल से सॉल्वर एडिंग्स है, सॉल्वर एडिंग्स अनचेक होगा, उसको चेक कर दीजिए। ओके, क्लियर हो गए, और ओके कर दीजिए इसको। यहाँ देखने लगेगा, डेटा टैब में देखें, दिख रहा है डेटा टैब में। ओके, ये बहुत मजेदार चीज है। तो इस कारण में इसको बंद कर रहा हूँ, ये वाली सीट का तो काम हो गया हमारा। मैं आता हूँ दूसरी सीट पे, सॉल्वर पर। देखिए सॉल्वर में प्रॉब्लम वन करके सीट है आपके पास, प्रॉब्लम वन सॉल्वर है, इसको ओपन करिए। देखिएगा, एन ऑयल कंपनी कंसिडरिंग 12 ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, एक ऑयल कंपनी के पास 12 ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, कंसिडर कर रही है, मतलब प्रोजेक्ट है नहीं, मतलब प्रोजेक्ट के उसके पास ऑफर है ना, अपॉर्चुनिटीज है 12, कि भाई इस लोकेशन पे भी ड्रिल कर सकता है, वहां भी ड्रिल कर सकता है। द एनपीवी एंड मनी नीडेड टू कंप्लीट each प्रोडक्ट्स आर गिवन इन द बिलो टेबल बिलो। एनपीवी और जो कॉस्ट लग रही है वो नीचे दी गई है टेबल में, यहाँ इसको हटा देते हैं। ये एनपीवी, ठीक है। अब एनपीवी क्या होता है, यदि आप इसको सर्च करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू is a financial concept used to evaluate the profitability of an investment or project by comparing the present value of the cash inflow ना विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो ये ऐसे फॉर्मूले से निकाल के उन्होंने, एनपीवी ग्रेटर देन जीरो, प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल, एनपीवी इज इक्वल टू ब्रेक इवन, एनपीवी इज लेस देन नॉट प्रॉफिटेबल। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एनुअल कैश फ्लो इतना है, डिस्काउंट, तो ये ऐसे निकाला जाता, तो उनको उससे कोई लेना देना नहीं, खाली एनपीवी मुझे बताना था। नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है किसी चीज की, आप वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू $8 है, कॉस्ट इसमें $5 लग रही है। दूसरा जो प्रोजेक्ट, इसमें 12 प्रोजेक्ट 12 जगह के हैं। अब उसको पिक करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट लूं और कौन सा नहीं, किसकी बिड डालूं किसकी नहीं। वन माई पॉइंट, 12 जगह की बिड है, और उसको डिसाइड करना है कि कौन कौन सी जगह की बिड डाल, है ना। अब यहाँ दे रहा है कि टेबल बोलो $50 million कैन बी स्पेंड, उसका $50 million है स्पेंड करने के लिए, ये मिलियंस में सब, कैन बी स्पेंड ऑन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। $50 million है जिससे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है उसको। तो व्हाट प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन, कौन कौन से प्रोजेक्ट लेना चाहिए। गॉट इट। तो इसका यदि सॉल्यूशन मैं बताऊं आपको, तो बहुत मैंने डिटेल में लिखा हुआ है कि सेटअप फॉर्मूलाज, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो मैं निकाल रहा हूं, वो क्या कर रहा हूँ, सम प्रोडक्ट या सम भी कर सकते, सम प्रोडक्ट पढ़ा था अपन, और सम भी पढ़ा था अरे फंक्शन वाला। तो यहाँ मैं चाहे कुछ भी वैल्यू ना रखूं, जीरो जीरो रख दूं या ना रखूं, कोई इशू नहीं है। यही तो डिसीजन लेना है, वन जीरो में बताएगा, जीरो वन में, वन यानी जो जो पिक करना है, जीरो यानी जो पिक नहीं करना है, वही तो डिसाइड करवाना है मुझे इससे। इज इट क्लियर। नहीं तो मैं कैलकुलेशन लगाते बैठूं, ये तो वो छोटी सी सीट है, और भी चीजें होती हैं, और भी कांस्टेंट होते हैं, अभी अपन आगे देखेंगे, 3 महीने दिए हैं इसके एग्जाम, है ना, अलग अलग। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने जो लगाया है यहाँ पे नीचे, वो यहाँ में एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टोटल कॉस्ट का, यहाँ
टोटल एनपीवी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट, सम प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पिक रेंज। पिक रेंज क्या है? ये जो ब्लैंक रखी। तो देखिए टोटल कॉस्ट में मैं बता रहा हूं, आप सम भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं सम प्रोडक्ट ही लगाओ, पर आपको अरे देना पड़ेगी। अरे ये होती है इंटू, ये अरे देना पड़ेगा। तभी तो जीरो ही देगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे एनपीवी में भी यही करोगे, सम ये इंटू ये। इज इट क्लियर? ये भी जीरो है। ये काम हो गया हमारे पहला। अब टोटल एनपीवी हो गया। ओपन सॉल्वर, गो टू सॉल्वर। अब देखिए सॉल्वर ओपन करना है। मैं यहाँ जाता हूँ डेटा टेप पे, और सॉल्वर ओपन किया। ये देखिए आप, सेट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेल टोटल एनपीवी सेल। क्या करना है हमें? टोटल एनपीवी सेल को रखना है ऑब्जेक्टिव सेल। किसको रखना है? टोटल एनपीवी कहाँ है? यहाँ है, $0। यहाँ इसको सेट करना है ना? क्लियर हो गया? भाई एनपीवी क्या होना चाहिए? तो अपन सेकंड काम क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट मैक्सिमाइज। मैंने मैक्सिमाइज सिलेक्ट कर रखा है ना? अब डिसीजन वेरिएबल की बात करूंगा मैं। तो डिसीजन वेरिएबल बाय चेंजिंग द वेरिएबल, है ना? सिलेक्ट द रेंज ऑफ पिक्सेल्स। अब डिसीजन वेरिएबल किस सेल में चेंज करना है मुझे? भाई किसमें चेंज? 0 1 लाना है ना मुझे, जो ब्लैंक रखी है यही तो चेंज होना चाहिए। 0 1 यही तो डिसाइड कर रहा हूं। तो ये मेरा डिसीजन हो गया से। अब यहां मुझे कांस्टेंट देने। कांस्टेंट क्या है मेरे पास? ये 50 लाख है ना? 8 कांस्टेंट, बजट कांस्टेंट। टोटल कॉस्ट सेल स्मॉलर देन इक्वल टू 50 million। तो यही लिखा था शुरू में क्वेश्चन में, 50 million है उसके पास। तो C15 स्मॉलर देन इक्वल टू 50, ऐसा लिख सकते हैं अपन। सेल का देना पड़ेगा ना टोटल कॉस्ट सेल, तो टोटल कॉस्ट सेल अब ऐड कर रहा हूं मैं, देखिएगा है ना? ऐड करूंगा तो ये मुझे पॉपअप देगा, सेल रेफरेंस दूंगा, टोटल कॉस्ट सेल, ये वाली सेल। व्हाट इट? ये स्मॉलर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए? 50 के। एक ही कॉन्स्टेंट है मेरे पास, 8, और कैंसिल करूंगा तो यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बाइनरी कांस्टेंट करना है एक। तो बाइनरी कांस्टेंट क्या? मुझे आंसर कहाँ चाहिए? बाइनरी में चाहिए। कहाँ चाहिए? बाइनरी में यही चाहिए ना, D3 से। या बाइनरी आंसर चाहिए, तो बाइनरी कांस्टेंट मुझे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिखा है सिलेक्ट सॉल्विंग मेथड, वो बाद में है, रन सॉल्वर ये सब बाद की चीजें। तो मैं एक और ऐड करूंगा इसमें, सेल रेफरेंस में पूरी रेंज दूंगा जहां मुझे बाइनरी देना है। ये देना है ना बाइनरी, यहाँ 0 1। और यहां मैं सिलेक्ट करूंगा बाइनरी, ये बिन। अपने बाइनरी आ गया लिखा हुआ। मैंने ऐड किया और कैंसिल किया इसको, तो यहाँ ऐड हो गया, देखिए बाइनरी आ गया ऐड। अब मुझे जो मेथड है, 3 मेथड है, GRG, नॉन लीनियर, सिंपल, सिंपलेक्स एलपी और इवेल्युएशन, 3 चीजें। तो हम इसके अंदर सिंपलेक्स एलपी यूज करेंगे क्योंकि बाइनरी। यदि कोई कंटिन्यूअस चीज होती तो हम GRP नॉन लीनियर कर लेते। मैंने नया लिखा है, कौन सा यूज करना है?
सिंप्लेक्स एलपी और इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी भी हम लोग करते हैं कभी कभी, पर बेस्ट होता है सिंप्लेक्स, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग। सिंप्लेक्स मेथड यदि जिन्होंने कॉलेज में पढ़ा हो तो याद होगा, है ना। तो मैं तो सिंप्लेक्स यूज करता हूँ, इवोल्यूशनरी भी होता है, दोनों होते हैं, बट आई प्रेफर। ये हो गया। अब सॉल्वर रन कर दूंगा, सॉल्व करूंगा भैया इसको, है ना। तो अब देखिएगा, जैसे ही सॉल्व करूंगा आप यहाँ देखिएगा। अब ये बोल रहा है सॉल्यूशन दे दिए। देखिएगा कॉस्ट कितनी लग रही है, $48, 48 मिलियन, 50 मिलियन से कम है। एनपीवी सबसे ज्यादा आ रहा है 105। नेट प्रेजेंट कॉस्ट जो वैल्यू आ रही है वो सबसे अधिक चाहिए मुझे, एनपीवी 105 मिल रही है, और कॉस्ट मेरी मिनिमम लग रही है। कौन कौन से प्रोजेक्ट लेना चाहिए इसको? प्रोजेक्ट नंबर 3 लेना चाहिए, प्रोजेक्ट 5 लेना चाहिए, प्रोजेक्ट 6 लेना चाहिए, 7 लेना चाहिए, 8 लेना चाहिए, और 12। अब यही चीज मैं आपको बताऊं, आप याद रखिएगा, नंबर 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12। देखिएगा, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12। ठीक है, देख लीजिए। और ये भी दिया है मैंने, 48 लेस देन 50 और 1। हमेशा ये रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं कहा अब अगली बार करो तो छोड़ देगा इस डेटा। पीछे एल्गोरिथम लगी है, मेथड लगा है, उससे दे रहा है। 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 12। 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 12। सेम आ रहा है। इज इट क्लियर? मैंने आंसर भी लिखा हुआ है। ओके कर देंगे, ये अप्लाई हो गया। अप्लाई का ये प्रोजेक्ट लिखा, ये पहला उदाहरण था। 3 करेंगे, आपके दिमाग में चीज बैठ जाएगी, सॉल्वर इज द बेस्ट वन। गोल सिक तो एक ही इनपुट में चेंज होने पे करता है। यहाँ तो अपन अभी कितने क्राइटेरिया डाल सकते हो, अभी तो मैंने एक ही डाला और एक बाइनरी लिया था बस। अब देखिएगा अगले एग्जाम्पल में इससे ज्यादा बताऊंगा। सेकंड सीट देखें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ें। I want to fill a backpack with items that will give me maximum benefit on a hiking trip. हाइकिंग ट्रिप पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ने, है ना। तो जो बैकपैक होता है, पीछे जो बैग टांगते हैं, उसमें मैं क्या क्या चीज रखूं तो मुझे सब ज्यादा बेनिफिट हो उससे, है ना। बैकपैक में क्या क्या रखना चाहिए? एक लिमिटेड वजन ही 22 किलो तक ले जा सकते हो आप, पहाड़ी पे जब, है ना। द वेट 26 पाउंड तक, सॉरी। द वेट इन पाउंड्स एंड बेनिफिट फॉर each आइटम आर गिवन इन द टेबल बिलो। द बैकपैक कैन होल्ड एट मोस्ट 36 पाउंड्स का वेट ले सकते, उससे ज्यादा अलाउ नहीं है। एटलीस्ट वन ड्रिंक, कम से कम उसमें एक ड्रिंक होना चाहिए, या तो वाटर हो या गेटोरेट हो, ये भी ड्रिंक। एटलीस्ट वन प्रोटीन, चीज या बीफ जर्की हो, मस्ट बी पैक्ड, है ना। ये दोनों चीजें कंपलसरी है। अब यहां भी ऑप्शन दिया है, इन दो में से एक, इन दो में से एक। ठीक। हाउ कैन आई ऑब्टेन द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम आइटम्स इन माई बिल? तो आप देखिएगा, इसको मैं वापस जीरो को हटा रहा हूं। यहाँ डिसीजन लेना है कौन सा आइटम लेके जाना है। फ्लैश लाइट है, बेनिफिट 8 है, वेट 2 है, 2 पॉइंट का। सीरियल है 5, वेट 5 पॉइंट है। केक 8, वेट 3 है। वाटर 4, वेट 4 है। गाटोरेट 5, वेट 6। बग स्प्रे पे बेनिफिट 8 है, वेट 3 है। अम्ब्रेला में 5 है,
वेट इतना है, ये वेट दिया हुआ है, ये उसका बेनिफिट दिया हुआ। बट माई पॉइंट, हमें ये डिसीजन लेना है कि कौन सा आइटम ले आए, कौन सा छोड़े। यदि मैं टोटल वेट आपको यहाँ बताऊं तो 30 नहीं आ रहा, जबकि हम कितना 26 से ज्यादा ले जा नहीं सकते। व्हाट माई पॉइंट, पूरा आइटम तो ले जाने से रहे। समझ में आया? अब इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ भी वही करना है, टोटल बेनिफिट। और ये वही सम प्रोडक्ट ले लो या सम ले लो। यहाँ मैंने सम प्रोडक्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सम भी ले सकता था, है ना। वही किया है, इसको ये डिसीजन वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? और इसको भी डिसीजन वाले कॉलम से। इज इट क्लियर? ये टोटल बेनिफिट, टोटल वेट, ये निकल गया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हमें ऑप्शन दिया है ना चूज करने का, वाटर और गार्ड, वाटर ये और गेटोरेड यहाँ है। तो आप देखिएगा, E5 प्लस E6 कर दिया मैंने इनके बेनिफिट वाली से। ठीक है, E5 प्लस E6 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे चीज और बीफ का कर दिया। चीज है बीफ जर्की, E10 E11 यहाँ दे दिया। जो मुझे ऑप्शनल, जिनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है इंटरनली, इनमें से एक कंपलसरी। भाई बाकी तो मेरे ऊपर है कि मैं किसको लेके जाऊं, पर इन चार आइटम में से, इन दो में से ये कंपलसरी, इन दो में से एक कंपलसरी, मतलब इनमें तो लेके ही जाना है आप। तो ऐसे लिख दिए मैंने अभी। अब कंप्यूट द बेनिफिट ऑन टोटल वेट, तो ये तो मैं कर चुका हूँ यहाँ तक काम। E5 E6 कर दिया, प्रोटीन कांस्टेंट कर दिया मैंने, है ना। अब सॉल्वर में क्या करने वाले हैं हम लोग? सॉल्वर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव B13 होगा। ऑब्जेक्टिव B13 होगा मतलब बेनिफिट अधिकतम मिलना चाहिए। B13 कहाँ है? ये क्या एक मैंने बढ़ा दिया क्या? C13 B13 का है ना, कहाँ लिखा है? B13 सेट ऑब्जेक्टिव C13, बेनिफिट मैक्सिमम चाहिए ना। बाय चेंजिंग सेल्स E2 से E11, दीज आर द डिसीजन वेरिएबल। जो लास्ट में 0 1 जहां करना है वो होता है हमेशा चेंजिंग सेल्स पे। बाकी वही डाला था, एट कांस्टेंट D13 स्मॉलर देन इक्वल टू 36, मतलब जो वेट है पाउंड्स में, वो 26 से कम या उसके बराबर होना चाहिए, जैसे अपन उधर भी डाला था पिछले उसमें। ड्रिंक कांस्टेंट E15 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। E15 जो मैंने प्लस करके डाला ना, E5 E6 और E10 E11, उनमें से E15 में है बेटा। ये E15 हुआ कि नहीं? हुआ ना E15। और एक है E17 में, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, या तो एक होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। उसने बोला एटलीस्ट कम से कम एक इन दो में से लेके जाना है, तो एक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू। और यहाँ दोनों को जोड़ के लिखा है। तो यहाँ जब वैल्यू आएगी इनकी तो क्या आएगी, 1 1 ही आएगी। 1 1 क्या हो जाएगा, 2 होगा, तो ग्रेटर देन 1 होगा। या 1 ही आया, एक में 0 आया, तो वो इक्वल टू 1 हुआ। इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा। समझ में आया? यहाँ भी और 70, ये कांस्टेंट ऐड करना है। बाइनरी डिसीजन अपन को लास्ट में ऐड करनी करना है, जहाँ बाइनरी आंसर है ना। ठीक है, देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। मेरा ऑब्जेक्टिव सेल ये लेने वाला है, ये मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। मैं गया सॉल्वर पे, डेटा टेप से, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। डिलीट, रीसेट ऑल कर दो यार। ओके, सेट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या सेट करना है? ये डिसीजन टू मैक्स बाय चेंजिंग सेल। नहीं, यहाँ डिसीजन नहीं आएगा, सेट ऑब्जेक्टिव।
ये ऑब्जेक्टिव मुझे टोटल बेनिफिट करना है, सॉरी, है ना, मैक्स करना है इसको, किस पे करना है, टोटल बेनिफिट मुझे मैक्सिमम मिले, ये चाहूंगा ना भाई, मिनिमम भी मिले, वैल्यू ऑफ वैल्यू भी डिसाइड कर सकते हो, पर वैल्यू वाला यहाँ काम नहीं है, तो मैक्सिमम की बात करो, वैल्यू की हम बात करेंगे आगे। बाय चेंजिंग सेल्स, किसके चेंज होने पे, इनके चेंज होने पे, यही किया था अपन ने डिसीजन। अब एट कांस्टेंट करेंगे, सेल रेफरेंस, ये जो टोटल वेट है, ये स्मॉलर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 26.8, ये हो गया 8। दूसरा, तो स्मॉलर देन इक्वल टू क्या था? 26। और ये वाटर एंड गॉड रेट E15 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, लिखा था अपन ने वहां। और E17 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, क्लियर हुआ। अब बाइनरी, बाइनरी बचा बस लास्ट, तो बाइनरी में मैं ये पूरा दूंगा यहां से यहां तक, और यहां बिन लिख दूंगा, बाइनरी हो गया, इसको ऐड किया और कैंसिल किया, ये आ गया पूरे कांस्टेंट हो गए। ओके, ओके करने पे नहीं आता इसलिए कैंसिल करना पड़ता, बग है। ओके का दिया बटन पर, ओके दबाओगे ना कहीं गलती जगह, बग है उसमें, इसलिए कैंसिल करते हैं तो आ जाए, है ना। अब वही सिंपलेक्स मेथड लेते हैं। ओके, सॉल्व। देखिए टोटल वेट कितना आ रहा है, 26 ही आ रहा है एग्जैक्ट, और मैक्सिमम बेनिफिट 47, है ना। क्या क्या ले जाना चाहिए उसको, फ्लैश लाइट लेके जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। सीरियल छोड़ दे, केक ले जाए, है ना। वाटर छोड़ दे, गेटोरेड लेके जाएगा, है ना। बग स्प्रे जरूरी है, अम्ब्रेला जरूरी है, नाइफ जरूरी है, चीज छोड़ दे, बीफ लेके जाए। गॉट इट। करा तो मैंने सेम ही था पर अलग आंसर आया। क्यों आया अलग, अलग आ नहीं सकता, मैं आपको ये आंसर दिखा देता हूँ, आंसर यहाँ लिखे हैं कि नहीं लिखे मैं, इस वाले में नहीं लिखा शायद, इस वाले में नहीं लिखे मैंने आंसर। मैंने 1110411 क्या 1110411 आपने ये सही लिखे हैं क्या, ओके दबा दिया उसको उसका ओके दबा दिए था। और कुछ नहीं किया। नहीं आपने जो कांस्टेंट लिखे हैं वो सही नहीं लिखे होंगे, कांस्टेंट सही नहीं लिखे, एक बार और ट्राई करो, आंसर चेंज नहीं करते हैं ये, सिंपलेक्स मेथड लिखा था कौन सा लिख दिया, पर तो सही आना चाहिए। ओके, आगे समझ में, ये अपन ने दूसरा देखा, इसको ओके कर देता हूँ, ये हो गया, ये देखिएगा ये यहीं दिख जाते हैं ना आंसर, आप सॉल्वर खोलो दिख जाएगा। हाँ, दिख रहा है वही पुराना जो डाला, दिख रहा है, हाँ पुराना सब दिख रहा देख रहा है क्या क्या दिया है, D13, है इक्वल टू सॉरी। ये अंदर के कांस्टेंट देखो, इधर तो आपने वो डाला होगा E2 से E11, यहाँ पे इधर क्या डाला है, यहाँ पे C13 डाला है क्या, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर देखो, तो C13 C13 है, इसके बाद E2 से E11 है? इसके बाद D13 स्मॉलर देन इक्वल टू 26, आपने ग्रेटर, नीचे ग्रेटर होना चाहिए इक्वल टू 1, दोनों में ग्रेटर इक्वल टू 1, 15 और 17 में, E15 E17, फिर तो बाइनरी है, तो आपने उसमें स्मॉलर देन लगा दिया होगा दोनों में, तो वो गड़बड़ हो गया ना। गॉट इट। ठीक है। चेंज कर सकते हो उसको सिलेक्ट करके,
चेंज पे चले जाओ, वहां से चेंज। ठीक है, हाँ वहीं के वहीं चेंज हो जाएगा। हाँ कौन सा? हो गया, सेम आए, आ ही नहीं सकता कभी। क्लोज कर दो इसको। अब नेक्स्ट सीट देख, वो ये और मजेदार है नेक्स्ट वाली। ये यही समझ में। अब आई समझ में? हाँ धीरे धीरे आता है, इसलिए दो तीन एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है ना? यहाँ देखिएगा, प्रॉब्लम दी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाए आप। यू मैन्युफैक्चर एक्सपेंसिव नेकलेस फॉर वर्ल्ड रॉयल्टी के लिए आप बहुत अच्छे एक्सपेंसिव नेकलेस बनाते हो। यू हैव एनफ वर्कर्स टू मेक द थ्री डिफरेंट नेकलेस। आपके पास लोग हैं जो तीन डिफरेंट तरह के नेकलेस बनाते हैं। द सेल्स प्राइस ऑफ ईच नेकलेस, द अवेलेबल ज्वेल्स एंड द सम and the number of jewels needed to make each necklace are given in the table below. Yeah. Which necklace maximize your revenue? कौन सा नेकलेस आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइज करेगा? ये नेकलेस हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तरह के नेकलेस। ठीक है, कौन कौन से नेकलेस आप बनाना चाहिए आपको? आपके पास प्राइस ये दी है, इसकी सबकी प्राइस दी हुई है। फिर आपके पास अवेलेबल है 6 सैफायर्स। ठीक है, 4 डायमंड है और 8 रूबीज। ओके, अब इसमें लगते हैं 2 सैफायर, 1 डायमंड, 3 रूबी। इसमें 2 सैफायर, 2 डायमंड, 3 रूबी। इसमें 2 सैफायर, 2 डायमंड, 3 रूबी। इसमें 2 सैफायर, 2 रूबी। डायमंड नहीं लगता है इसमें, डायमंड नहीं लगता है इसमें, खाली सैफायर लगते हैं इसमें। 1 सैफायर, 1 डायमंड और 2 रूबी लगते हैं। अब इस टेबल से तो मैं नहीं निकाल सकता दादा, मुझे टेबल सही करना पड़ेगा, है ना? देखिए, 0 1 कहाँ लिखूंगा? ये वर्टिकल टेबल चाहिए, ये तो क्रॉस टेब हो गई एक प्रकार की। क्रॉस टेब है कि नहीं है ये? तो ये वर्टिकल टेबल बनाई मैंने, देखिएगा। नेकलेस, प्राइस, सैफायर, डायमंड, रूबीज, बस हो कर लिया मैंने। क्रॉस टेब, फ्लैट टेबल बना दी। और ये डिसीजन वाला आ गया। और ये रेवेन्यू भी बता दूंगा मैं। रेवेन्यू किससे बता दूंगा? प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा डिसीजन। है ना? इज इट क्लियर? 8 × 1 8। ओके, तो यहाँ क्या करना है हमें? भाई नको कहीं तो काम है हमारा, है ना? नको का काम है। ये अवेलेबल लिखा है नीचे मैंने। नीचे क्या लिखा हुआ है? अवेलेबल जो मेरे पास थे ना, 6 ये हैं, 4 ये हैं, 8 ये अवेलेबल वाला मामला है। ये तो अपने समझने के लिए लिखा है अपना, इसका कोई रोल नहीं है। ये अपन बाद में यूज करेंगे उधर, जब सॉल्वर में। या हम सेफायर की वैल्यू लेंगे, सेफायर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0 1 वाले से। तो मैं इसको 0 1 को हटा रहा हूँ अभी, और इन सबको भी हटा रहा हूँ। रेवेन्यू का फार्मूला बाद में लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ मैं अभी 0 0 लिख देता हूँ सब में। ठीक है, कुछ भी नहीं भी लिखूंगा चलेगा। इज इक्वल टू सम, सम प्रोडक्ट भी ले सकते हो, सेफायर इनटू दिस। गॉट माय पॉइंट? यही कर रहे थे मन पहले भी, ऐसा ही। इज इक्वल टू दिस इनटू अगेन दिस। गॉट इट? सब सम दिस इनटू दिस इज इक्वल टू
सम दिस इनटू दिस। डिसीजन को तो करना ही है हमेशा। ये सब में कॉमन चीज मिली आपको। किसके मैक्सिमम होने पे? रेवेन्यू। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एक बार वो पढ़ लो। विद नेक्स्ट मैक्सिमाइज रेवेन्यू। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। इसलिए मुझे ये वाला भी कॉलम रखना पड़ेगा रेवेन्यू का। और रेवेन्यू कैसे आएगा? इसके और प्राइस से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, यहाँ मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला मुझे ट्रैक करा है यहाँ तक, फिर इसका सम। ये रेवेन्यू है मेरा, ये मेरा टारगेट है। इज इट क्लियर? आगे समझ। यहाँ रख दिया। सॉल्वर पे जाऊंगा, डेटा टाइप से। ये वाली सेल अपनी सिलेक्ट हो गई, है ना? मैक्सिमाइज चाहिए मुझे, मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिए यहाँ भी, है ना? पहले मैं इसको रिसेट ऑल कर देता हूँ। ठीक है। और ये वाली सेल को दोबारा यहाँ इंसर्ट किया बाय चेंजिंग। चेंजिंग क्या होगा? यही होगा ना डिसीजन वाले, पहले से ये करते आ रहे हैं, है ना? अब एट कांस्टेंट सेल रेफरेंस, ये वाला। ये जो है सेफायर्स जो है, वो कितने हैं मेरे पास? 6 हैं, है ना? तो स्मॉलर देन इक्वल टू 6। या ये वाली सेल का रेफरेंस देना चाहूँ तो सेल रेफरेंस कांस्टेंट वैसे ही देना चाहूँ तो वैसे दे सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। डज इट मेक सेंस? एड ये वाला, और यहाँ गया स्मॉलर देन इक्वल टू दिस। ओके। एड ये वाला स्मॉलर देन इक्वल टू दिस। अब बाइनरी कांस्टेंट लूंगा, तो रेफरेंस दूंगा ये, और यहां से ले लूंगा पिन बाइनरी एड, और कैंसिल हो गए। बहुत आसान है, ज्यादा थोड़ा सा समझेंगे, दिमाग लगाएंगे। सिंप्लेक्स एलपी है, सॉल्व करते हैं। 1 1 1, कौन से नंबर? 2 3 4, 2 3 4। ये भी पूरे 6 4 8 दे रहे हैं, पूरे यूज कर लिए नग मैंने। और 20 का जो भी है रेवेन्यू, जो भी यूनिट रही होगी इसकी, मिलियन थाउजेंड जो भी होगी, वो मिल रहा है इस पे। और यदि इसके आंसर देखें, 2 3 4 आ रहा है, नेकलेस 2 3 4 चूज करना चाहिए, है? क्यों? 2 3 4 दे रहा है, ये मेरा भी वही दे रहा है, 2 3 4। गॉट इट? कौन से? 6 4 8, ये जो है सब स्मॉलर देन इक्वल टू है, बस बाइनरी को छोड़ के। ठीक है, हाँ आ गया ना? भाई 2 3 4 नेकलेस बनाना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये हम इस तरह से डिसीजंस ले सकते हैं इसके अंदर, सॉल्वर के। सॉल्वर का कंसेप्ट क्लियर हुआ? को समझ में नहीं आएगा। स्मॉलर देन ग्रेटर देन की ले लेते भाई क्या है, 6 है उसके पास, सफायर्स कितने हैं? 6 हैं। कितने ले सकता है वो? उससे ज्यादा ले सकता है क्या? तो स्मॉलर देन इक्वल टू 6 ही तो लेगा। भाई 4 डायमंड है, चार 4 से कम या उसके बराबर डायमंड यूज कर सकता है ना वो। बात समझ में आई? रेवेन्यू की बात थी तो अपन ने मैक्स ऊपर क्लिक किया था, ऑब्जेक्ट सेल में ये डाला था, उसका मैक्स सेलेक्ट किया, मैक्सिमम रेवेन्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, है ना? किसके चेंज होने पे, तो ये बता दिया था मैंने। अब ये 3 आ गए थे बाइनरी, फिर लास्ट में फिर बाइनरी कर दिया।
गॉट इट? ठीक। कितना सिंपल था, हाँ, आ गया। है ना? इसे पूरे स्टेप लिखिए, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। स्टेप पूरी लिखी है मैंने, करके देखना, नहीं बनेगा कल पूछना मुझसे। ठीक है ना, मैंने एक एक स्टेप लिखी, मेहनत करिए भैया। ऑप्शन भी है, कैंडिडेट हाँ। भी है। तो आ गया। तो सॉल्वर मल्टीपल कांस्टेंट के हिसाब से आप चीजों को निकाल सकते हो। व्हाट इट? ये अपन ने देखा आज, व्हाट इफ एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया। सिनेरियो मैनेजर से कोई मतलब नहीं, बेकार है, क्या यूज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। डेटा कंसोलिडेशन देखिएगा, 3D सम और डेटा कंसोलिडेशन की दोनों टेक्निक हम देखेंगे आज। 2008 का डेटा दिया है मुझे, 2009 का डेटा दिया, 2010 का डेटा दिया है। यहाँ मुझे सम करके लाना है तीनों सवाल का। क्या करना है? सम करना है। आप एवरेज ला सकते हो, सम ला सकते हो, जो ला सकते हो। अब देखिए, हाँ, 2008, 9 और 10 का, ठीक है। ये जो टेक्निक कहलाती है 3D सम कहलाता है। ये अपन कन्वेंशनल अप्रोच यूज करें, इस पर दूसरा ही बताऊंगा टेक्निक, ठीक है। सिर्फ ऐड करना है तो लुकअप का इससे किया था उससे कर सकते हैं। 3 सीट है, 3 सीट से डेटा का सम करके यहाँ लाना है, लुकअप थोड़ी करना खाली भाई। एक सीट से लाना हो तो दिया, हाँ। 3 सीट का है ना दादा सम। अब देखिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ आप। इस सेल पे गया, इस सीट पे गया, 2008 पे, है ना, और इसकी पहली सेल सेलेक्ट करी मैंने, वहां भी पहली सेल में ही रखा, हाँ। और फिर मैं शिफ्ट दबा के 2010 सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा। तो 2008 से 2010 तक के भी जो सेमी कॉलन अपने आप आ गए, वो कॉलम्स अपने आप आ गए, और उन सबकी सीट B2 दिख रहा है, शिफ्ट दबा के लेना है। आप सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो, सीट भी नीचे की सिलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट दबा के, करा? हो गया? एक बार फिर से। देखिए फिर से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये 3D सम है, इसको भी बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। का सम, सम करने के बाद 2008 की सीट पे जाना है आप, 2008 की सीट पे जाके सम लिख के गए, 2008 पे गए सब। अब इसकी पहली सेल सिलेक्ट कर लो खाली, ये सिलेक्ट कर लिया आपने पहली सेल 2008, एस्केलेशन B2 आ गया। अब क्या करो, अब दबाओ शिफ्ट, और नीचे जो सीट के नाम थे 2008 से 2010 तक, तब 2010 पे क्लिक करो शिफ्ट दबा के, बस कर दिया, और ब्रैकेट बंद कर दो, बस हो गया खेल। एंटर करो, और इसको बहुत आसान है ना। ये तो एक तरीका हुआ, 3D सम बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखें। दोनों डेटा कंसोलिडेशन की टेक्निक है।
देखिए 2008 का डेटा दिया है मुझे, 2009 का दिया है, 2010 का दिया है। ठीक है, 8 9 10। और मैं स्टेटिक ला रहा हूँ। यदि मैं यहाँ चेंज करूंगा तो यहाँ चेंज नहीं आएगा फाइनल वाले। पिछले वाले केस में आ जाता, फार्मूला था। ये फॉर्मूले से नहीं आ रही है वैल्यू, ये फॉर्मूले से नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें विजार्ड लाना है। विजार्ड लाने के लिए शॉर्टकट, ठीक है। 2007 में ये चीज थी, 2003 में एक्सेल में कंसोलिडेशन डेटा मेनू पे था। पर अब क्या हो गया है कि डेटा कंसोलिडेशन में ये विजार्ड हम देख रहे थे, मिल जाएगी ये वाला तो मिल जाएगा, कुछ नहीं है, मिल तो जाएगा ये देखते हैं, मिल जाएगा। ये देखिएगा, डेटा टेब में जाएंगे, डेटा टूल्स के अंदर यहाँ कंसोलिडेट करके मिलेगा आप, कंसोलिडेट करो। आप इस पे गए, कंसोलिडेट से पॉपअप विंडो आ गया आपके पास, है ना। सम करना है, ठीक है, रिजल्ट के लिए। अब किस किस का करना है, तो ये 2008 की सीट खुली रखें, है ना। ये आप पूरा ले सकते हैं यहाँ से, ये से यहाँ तक, और एड कर दिया, है ना। टॉप रो और लेफ्ट कॉलम हमारे लेबल्स हैं, इस पे जरूर क्लिक कर दिया, अभी तो पहला किया है। फिर दूसरे सेल पे जाएं, दूसरी टेबल पे, इसके बाद ये हो गया ना। अब एक काम करेंगे, 2008 के बाद अब दूसरी टेबल पे जाएंगे, उसको बैक स्पेस कर लेना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी ऐड कर दो, ठीक है। फिर इसको तीसरी टेबल पे जाएं, और ये अपने आप सिलेक्ट दिख रही है मुझे 2010 की, ये मैंने करा। ठीक है। अब इसमें यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, यदि मैं इसको चेक नहीं करूंगा तो ये चेंज नहीं आएगा, यदि पीछे चेंज करता हूँ। यदि मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये चेंज देगा, पीछे कुछ भी चेंज करूंगा तो यहाँ भी चेंज होगा। और मैं इसको करके ओके कर देता हूँ, वो पता करता है। एक सेकंड। देखते हैं 2008 का, ये मैंने काम वेट कर दी, 2008 का डाल वेट कर दिए, 2010 का डाल, ये भी सेम डेट का कौन है, वो करो या ब्लैंक शीट है, वाली शीट भरी हुई थी इसलिए नहीं दे रहा था। तो उसके लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने रखा, इसने दे दिया। अब यहाँ देखिए अपने आप फॉर्मूला ये वैल्यू दे रहा है सीधी। अब मैं पीछे वैल्यू चेंज करूंगा तो यहाँ नहीं होगी।
क्योंकि मैंने वो लिंक को लिंक नहीं किया है। अब देखिएगा, अब मैं इसको हटा रहा हूँ और वापस से वही काम करता हूँ। शीट 4 पे मैंने यही रखा, पहली सेल पे, फिर गया डेटा वैलिडेशन पे, और यही है सेल रेफरेंस। मैं दे दूंगा ये, यहाँ कोई जरूरत ही नहीं, सब कुछ है ना। अब मैं क्रिएट वाले पे क्लिक कर, चेक कर दिया इसको और ओके कर दिया। तो ये देखिए इस प्रकार से दिया। अब ये बहुत प्यारी चीज दी है इसने। यदि मैं इसमें 2 पे करता हूँ, तो ये मुझे पूरा डिटेल दे रहा है, दे रहा है लिंक करने के बाद। पर यहाँ पर जो मुझे दे रहा है ना, डेटा कंसोलिडेशन दे रहा है, मुझे ये पता नहीं चल रहा कि 2008 का है, 9 का है, 10 का। पता चल रहा है क्या? क्यों भाई? भाई ये 2008 का है, 2009 का है, 2010 का, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं आ रहा कहीं। आ रहा है क्या? तो मुझे यहाँ वो चीज चाहिए, 2008 लिखा हो, 9 लिखा हो, 10 लिखा हो। भाई 2008, 9, 10, तब इसका टोटल ये आया। यदि मैं इसको बताऊं तो ये टोटल दे रहा है 455, 455। ये 2000, मतलब ये सभी साल का है, तीनों साल का। पर यदि मैं जब इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, तो ये 2008 का होगा, 2009 का होगा, 2010 का होगा। यहाँ तो लिख नहीं रहा है, मुझे ईयर चाहिए। अब देखिए ईयर कैसे लाऊंगा, ये बहुत बड़ा जुगाड़ है। इसको मैंने ड्रेग मार दिया है, ठीक है। अब यहाँ करने वाला हूं मैं टेक्स्ट टू कॉलम, यही बैठा हुआ है, यही बैठा हुआ है डेटा टूल्स में। इससे खेलूंगा मैं। मैंने इसको रखा यहाँ पे जनवरी, कहाँ रखा? जनवरी में रख लो, फरवरी में रख लो, मार्च में रख लो, अप्रैल में, कहीं भी रख सकते। मैंने जनवरी में रखा। और जब टेक्स्ट टू कॉलम पे जाऊंगा ना, तो ये क्या दे रहा है मुझे? 2008 B2 ईयर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मुझे यहां से ईयर मिलेगा। यहाँ 2008 दे रहा है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं इधर रख रहा हूँ, फिर टेक्स्ट टू कॉलम पे जा रहा हूँ, 2009 दे रहा है, मैं यहां से ईयर खींच लाऊंगा। जबकि यहाँ सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, सामने वैल्यू दिख रही है, और पीछे ईयर छुपा हुआ है। वहां से ईयर निकालूंगा मैं। गॉट इट? अब वो कैसे निकालूंगा देखिएगा। ये मैं गया, मैं पूरे सेलेक्ट करूँ, पूरा कॉलम, ठीक है। और अब जाऊंगा टेक्स्ट टू कॉलम, ये है। नेक्स्ट पे गया मैं, और यहां पर मैं अदर में क्या डाल दिया मैंने? सिंगल कोड अलग कर दिया इसने, ये भी अलग कर दिया, तो ये ईयर आ गए मेरे पास, और ये बाकी की चीज आ गई। सिंगल कोड डाला है मैंने, और ये कंजिक्यूटिव कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर? सिंगल कोड डाला मैंने, अलग कर दिया। अब देखिएगा मैं नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट पे जाने के बाद ये मेरे काम का नहीं है, डू नॉट इम्पोर्ट। ये काम का नहीं है, डू नॉट इम्पोर्ट। और इसका डेस्टिनेशन क्या देना है मुझे? इसका डेस्टिनेशन यहाँ देना है ना भैया, यहाँ देना है ना, यहाँ चाहिए ना मुझे 2008, 9। इज इट क्लियर? और ओके, फिनिश। ये देखिएगा साहब, हो गया। तो ये है टेक्निक। आप परेशान हो जाए सर, 2008, 9 कहाँ से? ये तो छोटी टेबल है, इससे बहुत बड़ी कहाँ तक भरते बैठोगे मैनुअली? फॉर्मूले में ही छुपा हुआ है 2008, इस वैल्यू के पीछे ही छुपा हुआ था। कैसे पहचाना मैंने? मैंने जब इस पे क्लिक किया तो यहाँ बता रहा था, और मैं यहाँ से 2008 निकलेगा क्या?
और मैंने कहा ये टेक्स्ट टू कॉलम खेल कर देगा, वहीं बैठा हुआ है, टेक्स्ट टू कॉलम से निकाल दिया मैंने, पटक दिया उसको। ठीक है। तो डेटा कंसोलिडेशन आज अपन ने देखा, नहीं समझ में आया तो कल अपन फिर रिपीट कर लेंगे इसको। ठीक है। मेरे ख्याल से ऑनलाइन, जय किशन, अभिषेक, आप लोगों को समझ में आ गया। यस सर। ठीक, हाँ सर। ठीक है।